OBC पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान में और देश में उच्च शिक्षा पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी पर बात रखूंगा। राजस्थानी राजस्थान प्रदेश की मातृभाषा है। इनको संरक्षण और संवर्धन करना राज्य सरकार को फर्ज है। आजादी पछा भाषा राजकाज और पढ़ाई लिखाई शू 12 करी जी अपनी भाषा अपने प्रांत में ओपरी होगी। सभापति महोदय, गोवा की कोंकणी मान्यता शू पहली राजस्थानी भाषा बन गई। झारखंड में मगई, भोजपुरी समेत 17 भाषावां, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, मेघालय में खासी और गारो, सिक्किम में भूटिया, लेपचा और पश्चिम बंगाल में खमतपुरी अरे राजवंशी इसी भाषावां हैं जिनकी बिना संवैधानिक मान्यता गई राजभाषा बनाई गई। इश्यू अब आज सिद्ध हुआ कि कोई भी राज्य अपने राज्य की भाषा ने बिना संवैधानिक मान्यता का भी राजभाषा को दर्जो दे जा सके। राजस्थान में और भाषावां पढ़ेगा प्रतिभागी नौकरी लागे, पण राजस्थानी पढ़ेड़ाई कोई मौको कोनी। वो अन्याय है। राजस्थानी ने बेंगी सुबेंगी राजभाषा को दर्जो दियो जानो चाहिए। सागई स्कूल और कॉलेजा में राजस्थानी विषय को विस्तार करनो चीज है। हमारी सदन शु मांग। मैं अपनी बात उच्च शिक्षा पर शुरू करने से पहले राजस्थान में केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की 2 साल पहले हुई नियुक्ति पर मैं अपनी छोटी सी बात रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, डॉक्टर RP सिंह कुलपति राजस्थान केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की नियुक्ति राजभवन द्वारा अगस्त माह में 3 वर्षों के लिए की गई, जिन्होंने 23/8/2019 को पद ग्रहण किया। RP सिंह की नियुक्ति नियमों को ताक पर रख के की गई, क्योंकि महोदय सेवा काल वो अपने सेवा काल के 2 वर्षों के लिए श्री BL जोशी कुलाधिपति राजभवन उत्तर प्रदेश द्वारा निलंबित किए जा चुके थे, जिसकी प्रतिलिपि भी हमने सदन में पहले उपलब्ध करवाई। अतः निलंबित किए हुए संदिग्ध व्यक्ति को और शिक्षा के मंदिर में कुलपति जैसे गरिमा में पद पर आसीन करना राजस्थान के कृषि स्नातक करने वाले विद्यार्थियों पर घोर कुठाराघात है। सभापति महोदय, इस कुलपति महोदय पर कई तरीके के इल्जाम भी हैं, आरोप भी हैं, और उन्होंने राजस्थान में कोविड-19 में वित्तीय संकट आने के बावजूद भी कई तरीके के वित्तीय घोटाले भी किए। इसलिए उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि राजस्थान के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की जांच की जाए। मेरी दूसरी मांग है, सेट के एग्जाम पर सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि RPSC द्वारा सहायक आचार्य पद के लिए विज्ञापन निकाला गया। इस पद की योग्यता के लिए सेट का प्रावधान है, जिसका आयोजन अंतिम बार 2013 में किया गया था। बहुत सारी योजनाएं राजस्थान में ऐसी हैं जिनका आयोजन 2013 में किया गया। बीच में ये अनपढ़ टाइप के लोग आए, इन्होंने सारा सौदा बंद कर दिया था। सेट का आयोजन न होने से लाखों विद्यार्थी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित हो जाते हैं। MBC भरतपुर, धौलपुर के जाट वर्ग व अन्य आरक्षित वर्गों के हितों में सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, ताकि इन वर्गों के साथ न्याय हो सके। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पंजाबी विषय में PhD कराने की तरफ भी करूंगा। गंगानगर हनुमानगढ़ में बहुत सारी पंजाबी फैमिलियां रहती हैं जो पंजाबी भाषा में शिक्षा ग्रहण करती हैं, इसलिए पंजाबी विषय की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में PhD शुरू की जाए। मैं 2014 की कॉलेज व्याख्याता के शेष परिणाम जारी करने, उनकी नियुक्ति करने की मांग भी दोहराऊंगा, जिसके हाई कोर्ट ने SC ST में 5% की छूट दी, लेकिन राज्य सरकार अपील में चली गई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि SLP वापस लेकर के 2014 के व्याख्याता भर्ती को पूरा करने का काम करेंगे। मैं मेरे भादरा में राजकीय महाविद्यालय में अगले स्तर में PG करने की मांग भी दोहराऊंगा। मैं मेरी मांग यह भी दोहराना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को समय पर दी जाए। सभापति महोदय, मैं आपको एक आंकड़े की तरफ लेके जाऊंगा जो उच्च शिक्षा में देश में हो रहा है। शिक्षा पर खर्च में भारत दुनिया में 136वें नंबर पर है।
लेकिन होमवर्क कराने में भारतीय 1 नंबर पर है। शिक्षा पर जो बड़े देशों में बजट का जो खर्च होता है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं। नॉर्वे में जीडीपी का 28.97% और शिक्षा पर खर्च होता है 1.87% और न्यूजीलैंड में 14.95%, ब्रिटेन और उसका 1% शिक्षा पर खर्च होता है, हिस्सेदारी 6.31% है, अमेरिका में 6.9%, ऑस्ट्रेलिया में 5.9%, फ्रांस में 5.20%, जर्मनी में 4.22%, जापान में 4.08% और हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा पर खर्च होता है मात्र 2.7%। उच्च शिक्षा के हालात कैसे सुधरे? सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि देश में उच्च शिक्षा के केंद्रीय संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के कितने कितने पद खाली हैं। एक आंकड़ा ये बताता है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये बात लोकसभा में बताई कि उच्च शिक्षा केंद्रीय संस्थानों में अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी के लिए आरक्षित अध्यापकों की ज्यादा सीटें खाली हैं, वहीं SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 40% सीटें खाली हैं। सभापति महोदय, इससे अलग प्रबंधन के लिए वेद प्रसिद्ध भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM में 60% से अधिक ओबीसी और SC श्रेणी के पद खाली हैं। अनुसूचित जाति ST के 80% पद खाली हैं। आरक्षित पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सभापति महोदय, इसका अर्थ ST के लिए आरक्षित 24% पदों में सिर्फ 5 नियुक्तियां हुई हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भी आंकड़ा इसी तरीके का है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी इंगित करना चाहूंगा कि भारत उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा का तंत्र है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई। पिछले 70 वर्षों में आजादी के बाद देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 40 गुना बढ़ी है, महाविद्यालयों की संख्या 80 गुना बढ़ी है, विद्यार्थियों की संख्या भी 80 गुना बढ़ी है, शिक्षकों की संख्या भी 30 गुना बढ़ी है। लेकिन विकसित देशों में कम संस्थानों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया गया, जो हिंदुस्तान में एक तरफ दरकिनार है और एक ही संस्थान में हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि भारत में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के बिना हजारों कॉलेज चल रहे हैं, जहां केवल कुछ हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था है। देश में इंजीनियरिंग और प्रबंध कॉलेज भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है और न ही इंडस्ट्रीज की बदलती जरूरतों के मुताबिक उनके पाठ्यक्रम अपडेट हो रहे हैं। सभापति महोदय, निजी महाविद्यालय कागज पर तो खोल दिए गए, लेकिन अनियमितताएं व्यापक हैं तथा इनमें सुविधाओं का अभाव है। ये सुविधाएं भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, इंटरनेट, शिक्षकों की योग्यता और संख्या से संबंधित हैं। हालात ये है कि मोटी फीस देकर के भी इन कॉलेजों में MBA इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे लाखों युवा